हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी 6th क्लास और जिसका चैप्टर नंबर है 3 और इसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो अनाज और हड्डियों के अवशेष हमें कहाँ कहाँ मिले हैं, ये चीज़ पढ़ी थी हमने। और आरंभिक मानव जैसे जंतुओं के बारे में पढ़ा था, बीज भंडार के बारे में पढ़ा था, स्थायी जीवन की ओर पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे आगे का पार्ट। अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्राय कृषि और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जनजाति। तो पुरातत्वविदों ने किसके बारे में नहीं कहा? किसानों का अध्ययन के बारे में नहीं कहा। उन्होंने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्राय कौन से हैं? कृषक और पशुपालक। जो कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो सौ पहले से प्रचलित रहे हैं। तो विद्वानों ने क्या पाया है कि जो लोग उन्हें अवशेष मिले हैं उन अवशेषों में काम करने वाले लोग क्या हैं? रीति रिवाजों को, पहले वाले रीति रिवाजों को मानते हैं। जनजाति का थोड़ा सा पार्ट दिया है, ये पढ़ लेते हैं हम। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे और इस तरह से परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते थे। आगे है जनजाति के सदस्य। शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें ज़मीन तैयार कर बीज बोना, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधे की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को क्या करते हैं? दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष औरतों आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार और झोपड़ियाँ बनाने का काम भी करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो जानवर है, जानवरों की देखभाल करते हैं। पहले के पुरुष जानवरों की देखभाल करते थे, है ना। वो कुछ व्यवसाय भी करते थे, जैसे शिकार करना, भोजन करना, पशु पालना, मछली पकड़ना। और क्या करते थे? जो महिलाएं हैं अक्सर वो सारा काम करती थी। वो बीज बोने का काम करती थी, पौधे की देखभाल से लेकर उसको पकने तक का काम वो करती थी। बच्चे भी देखभाल करते थे। किसकी? जैसे चिड़िया और जानवरों, कहीं जानवर कोई खेत में घुस ना जाए। इस प्रकार से बच्चे भी अक्सर छोटे झुंडों को चराते थे। तो ये था इसमें। आगे देखते हैं। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते थे। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। क्या था? जो नेता किसको मान लिया था? जो गांव का सबसे अनुभवी व्यक्ति हो, या फिर वृद्ध व्यक्ति हो, या फिर नौजवान योद्धा हो, या फिर कोई पुरोहित हो। और जो वयस्क महिलाएं थी तो उनको भी उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर उन्हें भी बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। जनजाति की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट थी और इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ और चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। तो क्या कहा गया है इसमें? जनजातियों की जो सांस्कृतिक परंपराएं थी वो क्या थी? बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थी। इनमें उनकी भाषाएं थी, संगीत, कहानियाँ, चित्रकार, सब कुछ शामिल था। और अब उनके अपने देवी देवता भी शामिल थे। जमीन, जंगल, घास के दौरान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते थे। तो जमीन, जंगल और घास के मैदान थे, वो क्या किया? वो पूरे कुनबे की संपत्ति माना जाता था और जो साथ मिलकर उसका उपयोग करते थे। वो जब उस टाइम अमीर और गरीब में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। आज के लोग तो बहुत ज़्यादा अंतर करते हैं, लेकिन उस टाइम इसमें कोई अंतर नहीं था। तो आगे देखते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण।
तो सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। गांव क्या होता है, गांव की यह विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। किसमें? भोजन उत्पादन में। मेरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो मानचित्र 2 में मेरगढ़ को ढूंढो, तो आप वहाँ पर मेरगढ़ देख सकते हैं ऊपर जाकर। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कहाँ जाने वाले? ईरान जाने वाले। तो मैं दिखा देती हूँ इसमें, अगर मैप है तो वो पीछे वाले चैप्टर में है। ओके, तो क्या है? यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा क्या है? समतल स्थान है। मेरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले क्या क्या उगाया था? जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालने का काम किया था। यह खुदाई में सबसे पहले किस तरह से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं? क्या मिली हैं? मेहरगढ़ में जो पुरातत्वविदों को क्या मिला है? जो जानवरों की हड्डियाँ हैं, और उनसे वे आइडिया लगाते थे कि ये कौन से जानवर की हड्डियाँ हैं। इनमें हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ शामिल थी। उसके बाद किस तरह से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं? किस चीज़ की? भेड़ की और बकरियों की। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। क्या करने लगे थे? पालने लगे थे। मेरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ समृद्ध भंडारण के काम आते थे। तो मेरगढ़ में क्या मिले हैं? चौकोर या फिर आयत के आकार के कमरे मिले हैं, और उनमें एक घर में 4 या फिर उससे ज़्यादा कमरे देखने को मिले हैं। भंडारण के लिए भी स्थान मिला है वहाँ पर। आगे देखते हैं पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से स्तर बाद के? इस चित्र को देखो। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू किया। कहाँ पर? समतल भूमि पर। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। क्या? घर टूटने पर दोबारा वही क्या कर लेते हैं? घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती जाती है। फिर सैकड़ों सालों तक वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है, और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं, जैसे यह टीला दिखाया गया है ना। तो मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। क्या करते हैं? मृत्यु के बाद जो मृतक के सगे संबंधी हैं उसके प्रति अपना सम्मान जाहिर करते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। वो इस बात में आस्था रखते थे कि मृत्यु के बाद भी क्या होता है? जीवन होता है, और जो चीज़ें हम रखते हैं उसका जो मृतक व्यक्ति है वो उपयोग करते हैं। जैसे ये दिया गया है मेरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये देखो बकरी का चित्र दिखाया गया है। मेरगढ़ के घर का चित्र, ये देखो घर में अक्सर 4 कमरे दिखाए गए हैं। मेरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे तुम जिस घर में रहते हो उसके उस साथ इस घर की क्या समानता है, बता सकते हो आप यहाँ। तो अगला पार्ट है इसका, दाऊजली हेडिंग। इसमें क्या दिया गया है? मानचित्र 2 में दाऊजली हेडिंग ढूंढो। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। कहाँ? पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते, जो चीन और म्यांमार की तरफ रास्ता जाता है, रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। क्या? दाऊजली हेडिंग। ओके। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। कौन सा पत्थर? जेडाइट। कहाँ से? दाऊजली हेडिंग से। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। कहाँ से? चीन से। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल में काष्ठासम अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजारों और बर्तन भी मिले हैं, और ये अनंतर दिया गया है। चलो इसको भी देख लेते हैं।
एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। क्या? चताल युग। यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीज़ें लाई जाती हैं और उनका उपयोग किया जाता है, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। तो क्या उपयोग किया जाता है? सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पेट पर लादकर ले जाया करते थे। आगे देखते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन घंटे का बटन भी दबाएं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए सभी वीडियो की। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।